हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो आज स्टार्ट करते हैं इस प्रिज्म की स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एंड अ प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजीनस refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle। मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रिज्म है जो कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब कि इसके अंदर कहीं भी सभी जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे पे कुछ एंगल पे झुके हुए होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होता है कि ये प्रिज्म हुआ, इसको बोलते हैं प्रिज्म का बेस। ये प्रिज्म का बेस हो गया और यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, एक तो ये प्लेन और एक ये प्लेन, जो कि एक एंगल पर इंक्लाइंड है। मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, झुके हुए होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो ड्रा कैसे करते हैं प्रिज्म को, आइए समझते हैं। तो ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। दो प्रिज्म बनाएंगे इस टाइप से और इसको कनेक्ट कर देंगे और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। तो यहाँ पर इसको बेस बोलते हैं, दिस इज बेस। और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, एक तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। और दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि ए होता है। तो ये समझ में आया आपको प्रिज्म के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से रिलेटेड कुछ फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बनाना होगा प्रिज्म रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया एक प्रिज्म, सपोज दिस इज अ प्रिज्म, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को गिवन है कि गिवन दैट ए एन जी इज इक्वल टू एन। मतलब क्या हुआ कि ग्लास का एक प्रिज्म है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में एन है। ये एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, और ये रहा प्रिज्म। और इस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, एक ये और एक ये। मतलब लाइट यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी, या फिर यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स एक एंगल पर झुके हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द अल्फ़ाबेट ए। तो सबसे पहले लाइट रे यहाँ से एंटर करेगी। तो सपोज दिस इज इंसिडेंट रे। ये लाइट रे यहाँ से इंटर करती है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। मतलब होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हैं आई। अब लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट होगा क्या, यहाँ पर रेयर मीडियम है और प्रिज्म बना हुआ है ग्लास का। दैट मीन्स लाइट जो है ना वो एयर से ग्लास में एंटर करेगी, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करेगी। और जब लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी और इस टाइप से निकलेगी। तो सपोज ये एंगल, इसको बोला R1, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट रे क्या होगा, अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो क्या होगा, हम लोग फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर फिर से ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अब लाइट रे क्या होगी, लाइट रे पास हो रही फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली लाइट इस टाइप से निकल जाएगी। एंड दिस विल बी कॉल्ड इमर्जेंट रे। इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल बना होता है
इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि लाइट रे इस सरफेस से एंटर करती है और फाइनली यहाँ से निकलती है। अगर लाइट रे का डेविएशन देखेंगे तो ये इंसिडेंट रे है, ये इसको इस टाइप से जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली जो लाइट रे प्रिज्म से बाहर निकली है वो ये निकली है। दैट मीन्स इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये हो गया लाइट का डेविएशन। देखिए ये थी इंसिडेंट रे और ये फाइनली इमर्जेंट रे, एंड दिस विल बी डेविएशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सपोज दिस एंगल इज R2। तो आपको ये डायग्राम समझ में आया। अब हम लोग इसके फॉर्मूला डिराइव करेंगे प्रिज्म के। तो चलिए इसमें कुछ नामकरण कर देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, दिस इज E, दिस इज F, एंड दिस पॉइंट इज G। तो ये आपको समझ में आया। अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल I है, तो ये एंगल टोटल भी I हो जाएगा। भाई ये I होगा तो ये वाला एंगल भी I होगा। अब ये अगर I है, इससे R1 कम हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा I माइनस R1। तो ये एंगल हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली इधर ये एंगल E है तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये भी E हो जाएगा। और ये एंगल अगर आप कम कर देंगे तो ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल बचेगा E माइनस R2। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इन द ट्राइंगल EFD, तो अगर आप ट्राइंगल देखें EFD, तो ये तो देखिए आउटर एंगल हो गया डेल्टा, और ये क्या होता है? ये अंदर वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं इनके सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है कि ये एंगल हो गया I माइनस R1 और ये एंगल है E माइनस R2 और ये एंगल है डेल्टा। तो बाय द डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा की वैल्यू आ गई डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और इसको हम लोग लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल EGF, इन द ट्राइंगल EG और F, EGF को देखें तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 और प्लस एंगल G, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? सम होता है 180 डिग्री। अभी क्या करते हैं, R1 प्लस R2 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल G। समझ में आ गया आपको? भाई R1 प्लस R2 प्लस एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री। तो R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? G को राइट साइड में लिए जाइए, 180 डिग्री माइनस एंगल G, और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल देखिए A, E, G और F, A, E, G और F, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, और ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि इसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में अगर सारे एंगल्स का सम करेंगे तो 360 होता है। अब इसका सम तो भाई 180 हो गया, 90 और ये 90, तो ये तो हो गया 180। तो मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल G का जो सम होगा वो भी होगा 180 डिग्री। समझ में आ गया आपको? क्लियर? ओके, तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री और माइनस एंगल G। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर थर्ड, अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को, तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, 180 डिग्री माइनस एंगल G। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। दैट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि R1 प्लस R2 की वैल्यू एंगल A के इक्वल होगी। दैट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A।
अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई और यहाँ माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है, तो A होती है, तो दैट इज माइनस A। तो यहाँ से देखेंगे तो I प्लस ई इक्वल टू क्या आएगा, I प्लस ई इक्वल टू आएगा A प्लस डेल्टा। तो यहाँ से दो फार्मूला हमें समझ में आ गए, पहला तो I प्लस ई इक्वल टू A प्लस डेल्टा और दूसरा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो कुछ तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। और सपोज दिस इज अ प्रिज्म ABC और लाइट रे इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये ड्रॉ करते हैं हम लोग नॉर्मल और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस इज एंगल R1। और यहाँ पर फिर से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया, और लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस टाइप से इंसिडेंट रे यहाँ पर आती है और ये इमर्जेंट रे, और इसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस E, एंड सपोज दिस एंगल इज R2। अगर हम लोग डेविएशन की बात करें तो ये थी इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे, और इसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और हम लोगों ने कुछ नामकरण इस टाइप से किया था ABC, दैट दिस वाज D, E, F एंड दिस वाज G। और हम लोगों ने दो फार्मूला डिराइव किए, द फार्मूला ऑफ प्रिज्म आर I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये तो पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला हुआ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो हम लोगों ने दो फार्मूला डिराइव किए, दीज आर फार्मूले ऑफ प्रिज्म। तो कौन कौन से फार्मूला, I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रिज्म का तो I की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, और हम लोग डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर I होगा जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, और इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब क्या हुआ कि जब डेविएशन मिनिमम होगा दैट मीन्स डेल्टा जो होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, और ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, I और E इक्वल हो जाएंगे। अभी I और E इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। ये तब होगा जब डेल्टा मिनिमम होगा, दैट मीन्स जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो I और E इक्वल हो जाएंगे, और सिमिलरली R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये कंडीशन अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए I और E इक्वल हो गया, दैट मीन्स I और ये भी I हो गया, तो 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और प्लस डेल्टा M, डेल्टा M मीन्स डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी A प्लस डेल्टा M बाई 2, तो I की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डेल्टा M बाई 2। और अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो R1 और R2 सेम हो गए हैं, R1 और R2 लेट अस से इक्वल टू R, तो ये भी R हो गया और ये भी R हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 2R इक्वल टू A, दैट मीन्स R इक्वल टू A बाई 2। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा I, दैट विल बी A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R की वैल्यू आ गई A बाई 2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल लिया और रिफ्रैक्शन का एंगल भी निकाल लिया। अब अगर पॉइंट E पर हम लोग स्नेल्स लगाएं तो वी नो दैट साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 एंड 2। मतलब क्या हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, n इक्वल टू साइन I, दैट मीन्स साइन और I की वैल्यू पुट कर दीजिए A प्लस डेल्टा M बाई 2 और अपॉन साइन R, दैट विल बी साइन A बाई 2। तो यहाँ से हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला डिराइव किया, n विल बी इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 और अपॉन साइन A बाई 2। दैट मीन्स अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम लोग फाइंड कर लेंगे, प्रिज्म का एंगल अपने को पता होगा, तो वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म का फार्मूला क्या आया, एक बार फिर से लिखते हैं। n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और अपॉन साइन a बाई 2। समझ में आ गया आपको। अभी क्या होगा अगर हम लोग बात करें फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म क्या होगा भाई, एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वो आप उसको कम कर दीजिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पास में आते जाएंगे। तो जब ए की वैल्यू 8 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। देखिए ए की वैल्यू कम हो गई और कम कर दीजिए, ए की वैल्यू और कम हो गई। तो भी क्या होगा कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म 8 डिग्री या उससे कम हो जाएगा तो हम लोग उस प्रिज्म को बोलते हैं थिन प्रिज्म। और वी नो दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, लगभग टेंड्स टू 0 हो, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट होता है इक्वल टू थीटा का। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ बाय द कंडीशन ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 वी गेट n इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 और अपॉन a बाई 2। तो बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एक आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट na इक्वल टू a प्लस डेल्टा m विच गिव्स, a को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, एंड डेल्टा m इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1। मतलब क्या हुआ कि फॉर थिन प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा m विल बी इक्वल टू a टाइम्स n माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर थिन प्रिज्म होगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, मिनिमम डेविएशन होगा, वो इक्वल होगा a टाइम्स n माइनस 1 की। अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो डेल्टा m का फॉर्मूला आया, डेल्टा m इज इक्वल टू a टाइम्स n माइनस 1। अभी क्या है कि जो ये डेविएशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे कर रहा है और दूसरा कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अगर हम लोग वाइट लाइट लें तो वी नो दैट कि जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और जिसमें वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो हम लोग को पता है कि वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। दैट मीन्स जो वायलेट कलर के लिए डेविएशन होगा डेल्टा वी वो होगा a इंटू एन वी माइनस 1, और जो रेड कलर के लिए होगा वो होगा a इंटू एन आर माइनस 1। और डेल्टा वी जो वायलेट का डेविएशन होगा वो रेड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। दैट मीन्स डेल्टा वी विल बी ग्रेटर दैन डेल्टा आर। ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू a एन वी माइनस 1 माइनस a इंटू एन आर माइनस 1। दैट इज a अपन लोग कॉमन लेते हैं और एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट a टाइम्स एन वी माइनस एन आर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जो वायलेट कलर के लिए डेविएशन होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर से ज़्यादा होता है। तो वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा और रेड का डेविएशन कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो क्या दिखाई देगा हम लोग को, सपोज ये प्रिज्म है और एक इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल हो रही है, वाइट लाइट है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब यहाँ पर लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है। तो जो डेविएशन है वो रेड का कम होगा और वायलेट का ज़्यादा होगा। तो ये तो वायलेट लाइट होगी और ये होगी रेड। तो देखिए वायलेट का डेविएशन ज़्यादा और रेड का कम। क्यों, क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अभी क्या होगा, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा और आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट आल्सो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वॉल पे आपको क्या दिखाई देगा, ये वायलेट कलर दिखाई देगा और यहाँ पर रेड कलर दिखाई देगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट।
यहाँ से क्या होता है कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है कि लाइट्स को डिस्पर्स कर देता है। जो 7 कलर्स की लाइट है उन्हें डिस्पर्स कर देगा। यहाँ पर आपको वायलेट दिखाई देगी और यहाँ पर रेड दिखाई देगी, और इसके बीच में आप जानते हैं VIBGYOR विबग्योर का पैटर्न होता है। तो वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अगर हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो दोनों लाइट्स को आप पीछे बढ़ाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर लाइट, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, एंड दिस इज थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R, और थीटा विल बी इक्वल टू A टाइम्स NV माइनस NR। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा प्रिज्म फार्मूली I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E। और उसके बाद कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन की जब हम लोगों ने कंडीशन देखी तो I इक्वल टू E और R1 इक्वल टू हो गया R2 की। दैट मीन्स I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2 एंड R इज इक्वल टू A बाई 2। फिर हम लोगों ने यूज़ किया स्नेल्स लॉ, एंड बाई स्नेल्स लॉ वी गेट N इक्वल टू साइन I, दैट मीन्स साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 और अपॉन साइन R, दैट मीन्स साइन A बाई 2। फिर थिन प्रिज्म का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, और बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हो गया थीटा, और n इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन A बाई 2 कैंसिल हुआ, एंड वी गेट n इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, NA इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, एंड फाइनली वी गॉट डेल्टा M इक्वल टू A कॉमन लिया एंड n माइनस 1। तो डेल्टा M की वैल्यू आई A इंटू n माइनस 1। वी नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज़्यादा होता है रेड से, तो डेविएशन वायलेट का ज़्यादा हुआ, डेल्टा V इक्वल टू A इंटू NV माइनस 1 एंड डेल्टा R इज इक्वल टू A और NR माइनस 1। अगर हम इसका एंगुलर डिस्पर्जन देखें तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R, दैट इज A कॉमन लिया अपन लोगों ने, NV माइनस 1 माइनस NR प्लस 1 कैंसिल हुआ, एंड इट इज इक्वल टू A टाइम्स NV माइनस NR। अब अगर हम लोग किसी भी लेंस की डिस्पर्सिव पावर देखें तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर हम लोग डिस्पर्सिव पावर देखें, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम की वो पावर जिससे वो कलर्स को अलग अलग डिस्पर्स कर पाती है, तो इस पावर को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, एंड इट इज डिनोटेड बाय द एंगुलर डिस्पर्जन थीटा एंड डेविएशन फॉर मीन कलर। तो हम लोग क्या करते हैं, वायलेट और रेड का एंगुलर डिस्पर्जन देखते हैं और इसका रेशियो देखते हैं डेविएशन बाय मीन कलर, दैट इज डेल्टा मीन, और वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई। या तो मीन कलर के लिए देख लीजिए या फिर येलो कलर के लिए देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, बाय द फार्मूला वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और अपॉन डेल्टा मीन और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर ओमेगा का फार्मूला देखेंगे तो डेल्टा वी का फार्मूला हो जाएगा a इंटू एन वी माइनस 1 माइनस डेल्टा आर का a इंटू एन आर माइनस 1 और डेल्टा वाई के लिए हो जाएगा a इंटू एन वाई माइनस 1। आप a कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो वी गेट एन वी माइनस एन आर और डिनोमिनेटर में होगा a इंटू एन वाई माइनस 1, a कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी गेट ओमेगा विल बी इक्वल टू एन वी माइनस एन आर
अपॉन एन वाई माइनस 1। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन वी, एन आर और एन वाई की वैल्यूज गिवन होंगी और हम लोग ओमेगा की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम।